जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो वीडियो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारे अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 में जो आपके अनुच्छेद 12 से लेकर जो 35 है, उसके बीच हमें हमारे मौलिक अधिकार दिखाई देते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे भाग 3 में विराजमान है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं आर्टिकल 21 का जो दायरा है वो दिन पर दिन बढ़ता रहता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आए दिन हमें दिखता है कि आर्टिकल 21 में नए नए अधिकार जोड़े जाते हैं, अर्थात जैसे मनपसंद शादी करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आए दिन समय अनुसार नए नए मौलिक अधिकार जुड़ते हैं अनुच्छेद 21 में। अब देखेंगे, एक रिसेंटली हमें दिख रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की जो बेंच है, जिसमें आपको 3 जस्टिस दिखेंगे, उनके द्वारा हमें दिखता है कुछ नया अधिकार जुड़ा हुआ है। आइए अब उस पर चर्चा हम करने वाले हैं, और ये चर्चा जो है उसके बाद हम ये भी देखेंगे जो ऐतिहासिक पहलू है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो भी हम देखेंगे। राइट, चलिए। तो यहां पर देखिए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने संज्ञान में जो विषय लिया, उन्होंने ये देखा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ये पक्षी है, इसकी मृत्यु हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेड एनवायरमेंट। राइट, तो इसके नाम याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राइट, अब इसमें हम देखते हैं कि आगे हमें क्या दिखता है कि जो बेंच है, इसमें 3 हमें न्यायाधीश, क्योंकि जब हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो उसमें हम न्यायाधीश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हमें दिख रहे हैं पहले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वर्तमान के, डीवाई चंद्रचूड़, वो हमें दिख रहे हैं। राइट, दूसरे हमें दिख रहे हैं जे बी पारदीवाला, और तीसरे हैं मनोज मिश्रा। तो एग्जाम वाइज ये बात याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बेंच की क्वांटिटी क्या थी। वहां 3 जजेस या 3 न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, और इनके नाम आपने याद रखने हैं। राइट, अब देखिए, जो अधिकार जोड़ा गया है वो है राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है दिन पर दिन। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो तकनीक भी हो सकती है। राइट, तो इसीलिए अब हमें दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो राइट है अगेंस्ट जो एक एडवर्स यानी कि नकारात्मक परिणाम होता है क्लाइमेट की वजह से, तो कहीं ना कहीं अब एक लोगों का अधिकार है कि वो इसके खिलाफ सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, और जस्टिसेबल क्यों होते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। तो ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि अब राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट जो है ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। राइट, अब इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं जो कीवर्ड है आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूं जो मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे एस्पिरेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या उनके लिए भी है जो भारत के इतिहास में, खासकर जो संवैधानिक इतिहास है उसमें रुचि रखते हैं, तो उनके लिए भी ये खास होने वाला है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसकी चर्चा मैं करूंगा कैबिनेट मिशन से। राइट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जिन्ना साहब हैं, और ये कैबिनेट मिशन के लोग हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं जो इसमें कैबिनेट मिशन में जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी पैथिक लॉरेंस ने, जो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। राइट, तो आइए कैबिनेट मिशन पे चर्चा कर लेते हैं पहले। तो आइए हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन में, हम सभी जानते हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से 1945 में हुई थी। ठीक है, और हमें दिखता है कि 1945 में अब हमें दिखता है ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में एक नई सरकार आई है जो है लेबर गवर्नमेंट। लेबर गवर्नमेंट नाम से आपको पता चल रहा है, लेबर शब्द लगा है। तो ये जो सरकार है ये अधिकारों को, जो आम लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी। इसलिए हमें दिखता है कि सितंबर 1945 को, 1945 को, सितंबर 1945 को जो ये नई नई सरकार बनी है लेबर गवर्नमेंट की ब्रिटेन में, वो घोषणा करती है कि वो भारत में एक संविधानिक सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली
को गठित करेगी, क्रिएशन करेगी उसका, ठीक है, गठित करेगी। तो याद रखिएगा जो हमारी लेबर गवर्नमेंट है जो नई नई बनी है अभी, सितंबर 1945 को ये घोषणा करेगी कि भारत में एक संवैधानिक सभा बनाई जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, राइट। और अगर मैं इसका थोड़ा देखूं, इसकी जो चर्चा अगर हम देखें, संविधान सभा की मांग तो हमें दिख रहा है, अगर एक अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा ही कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारत का जो राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक का जो स्वरूप बनाया जाएगा, किस तरह से सरकार काम करेगी, वो भारत के लोगों द्वारा ही बनाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत तो हमें 1922 से महात्मा गांधी के रूप में दिखती है, जो कहीं ना कहीं 1934 में एम एन रॉय के द्वारा आती है। और आप सभी जानते हैं 1935 में इसको एक कांग्रेस एक औपचारिक रूप देता है इस मांग को। तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई है सितंबर 1945 की घोषणा से, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, एक सेकंड गाइस, ओके। अब हम आगे देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है, क्योंकि स्टोरी समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं बहुत सारा। अब देखिए आप याद रखिएगा 1946 को जब ये माफ कीजिएगा, सितंबर 1945 को जब ये लेबर गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा हो गई है कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, तो 1946 को एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा जाता है। याद रखिएगा जनवरी 1946 को भारत में एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा जाता है, कहां, भारत में। याद रखिएगा जनवरी 1946 को जो देखना आएगा कि भारत की जो हवा है उसमें क्या मांग उठ रही है, यानी कि भारत में क्या चल रहा है। तो जब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भारत पहुंचता है और वो रिपोर्ट करता है ब्रिटेन की सरकार को कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी एक ही मांग है, वो है संविधान सभा की मांग, कि भारत का एक संविधान सभा बनेगा जो भारत के संविधान का निर्माण करेगा। तो इसीलिए इसके पश्चात हमें दिखता है कि 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को एक मिशन आता है जिसका जो जो एक वर्चस्व है वो कैबिनेट लेवल का है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो सरकारें होती है लोकतंत्र में, उसमें जो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं मिनिस्टर के रूप में, उनको कैबिनेट का दर्जा होता है। तो कैबिनेट मिशन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1946 यानी कि 24 मार्च को एक मिशन आता है और जिसका दर्जा एक कैबिनेट लेवल का है, इसीलिए उसको कैबिनेट मिशन किया कहा जाता है। याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा है और इसका मुख्य उद्देश्य है संविधान सभा को गठित करना और कहीं ना कहीं जो वाइस रॉय है उनकी इस कार्य में सहायता करना। और इस तरह से ये कार्य करता है कैबिनेट मिशन, जो उस समय के दिग्गज राजनीतिक दल हैं, लीग यानी कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे बात करता है। और तत्पश्चात हमें दिखता है 16 मई 1946 को जो प्लान है उसको औपचारिक रूप से लोगों के बीच प्रस्तुत करता है, राइट। जो भी प्लान बनाते हैं उसको पब्लिक किया जाता है। कब किया जाता है? 16 मई 1946 को। इसी के पश्चात हमें दिखता है कि जो संविधान सभा है वो गठित की जाती है, जिसमें 379 सीट हैं, 389 सीट्स हैं, राइट। जिसका हमें विभाजन कुछ इस तरह का दिखता है, 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया की हैं और 93 सीट्स जो हैं वो आपकी प्रिंसली स्टेट की हैं। तो इस तरह से हमने देखा है, राइट। अब देखिए जो कैबिनेट मिशन हमारी तैयार हो गई है, ठीक है, उसके बारे में मैंने चर्चा कर ली है। अब कैबिनेट मिशन के कुछ पॉइंट हमें देखना है जो हमारे मौलिक अधिकार से काफी ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, काफी एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता है। क्योंकि मुझे लगता है जो मैं डेटा आपको देने वाला हूं वो आपके लक्ष्मीकांत में शायद नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारी कैबिनेट मिशन है, सीएम मतलब कैबिनेट मिशन जो है, इसने कहा है जो संविधान सभा गठित किया जाएगा, चुनाव हो जाते हैं और चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा की जो वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली थी किसने? कैबिनेट मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने ये जिम्मेदारी डाली थी कि जब भी संविधान सभा गठित होगी आफ्टर चुनाव, आफ्टर इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं जो संविधान सभा है वो एक एडवाइजरी कमेटी बनाएगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक एडवाइजरी कमेटी बनाएगी, एडवाइजरी कमेटी बनाएगी जब भी उसकी मीटिंग होगी।
तो यहीं से ये गेम शुरू होता है कि किस तरह से एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है और किस तरह से एडवाइजरी कमेटी के कुछ सब कमिटीज बनती हैं, और उनमें से जो 3 सब कमिटीज बनती हैं उनमें से एक जो सब कमेटी है उसी के द्वारा हमें हमारा आज का जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। राइट, तो आइए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमें क्या दिखेगा कि जैसे ये बात आप समझ गए होंगे कि जो कैबिनेट मिशन था उसने कहा था कि जब भी संविधान सभा गठित होगी तो संविधान सभा की जिम्मेदारी होगी कि वो एक एडवाइजरी कमेटी बनाएगी। राइट, अब यहां पर इसीलिए हमें दिखता है, हम सभी जानते हैं कि जो प्रथम बैठक हुई है संविधान सभा की वो हुई है 9 दिसंबर 1946, और जिसमें हम सभी जानते हैं जो सबसे वरिष्ठ उम्र में जो सच्चिदानंद सिन्हा उनको अध्यक्ष बनाया गया था। पर उससे एक दिन पहले, आई रिपीट, 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी, एक दिन पहले 8 दिसंबर 1946 को जो वर्किंग कमेटी है संविधान सभा की, जो वर्किंग कमेटी है, WC मतलब वर्किंग कमेटी जो है, उसने अपना जो काम था, जो एक एडवाइजरी कमेटी को बनाने का काम था, उससे संबंधित एक मीटिंग रखी। कब रखी? 8 दिसंबर 1946 को। और कहीं ना कहीं यह प्रयास किया गया कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, एडवाइजरी कमेटी, एसी मतलब एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, जिसके 4 मुख्य उद्देश्य होंगे। पहला, अधिकारों का, राइट्स, कि लोगों को क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे। दूसरा, माइनॉरिटी का, जो अल्पसंख्यक हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। तीसरा हम देखेंगे तो तीसरे में बात की गई थी कि जो हमारे जो क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा, और जो एक काम और एक उद्देश्य और है, चौथा, वो है आपका कि जो हमारी सरकारें बनेंगी, जैसे आप जानते हैं कि ये तो तय था कि हम संघवाद का ढांचा अपनाएंगे, और संघवाद का यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर की एक विशेषता होती है कि उसमें कम से कम 2 सरकारें होती हैं। तो इसीलिए एक सूची की बात की गई थी, जिसे हम वर्तमान में आज अनुसूची यानी कि स्केड्यूल 7 से जानते हैं, जिसमें आपको पता ही है एक सेंट्रल लिस्ट है, केंद्र सूची, एक आपकी स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची, और एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। राइट, तो इसी तरह से जो चौथा प्रावधान था ये था कि किस तरह से जो विषय है उनको विभाजित किया जाएगा, कि किस पे केंद्र कानून बनाएगा, किस पे राज्य कानून बनाएगा, और किस पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, जैसे कि समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर से आप देख रहे होंगे जो एडवाइजरी कमेटी है उसलिए गठित की जा रही है कि उसके मुख्य 4 उद्देश्य हैं। तो इसमें देखिए हमारा भी फंडामेंटल राइट्स मेन है, तो अभी हम पहला उद्देश्य देखेंगे, ये वाला, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि यहीं से फंडामेंटल राइट्स बाहर में आएंगे। तो यहां से हमने क्या सीखा कि वर्किंग कमेटी एक मीटिंग करेगी 8 दिसंबर 1946 को, और ये मीटिंग इसलिए की जाती है कि किसी तरह से एडवाइजरी कमेटी बनाया जाए। पर होता क्या है कि 8 दिसंबर को मुस्लिम लीग का कोई भी व्यक्ति जो कहीं ना कहीं 73 सीटें लेके आया था, क्योंकि चुनाव का जो रिजल्ट है उसमें हमें दिखता है 73 सीटें मुस्लिम लीग लाया था, पर मुस्लिम लीग की तरफ से कोई भी व्यक्ति इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। इसीलिए यह तय किया गया कि अभी जो एडवाइजरी काउंसिल है उसको ना बनाया जाए, मुस्लिम लीग का इंतजार किया जाए, परंतु मुस्लिम लीग नहीं आया। तो इसीलिए लगभग 1 महीने इंतजार करने के पश्चात, 1 महीने का इंतजार करने के पश्चात हमें दिखता है कि जो एडवाइजरी कमेटी है, एसी एडवाइजरी कमेटी जो है वो गठित की जाती है 24 जनवरी। रुकिए, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन करेगा। स्टोरी याद रखनी है, रिवीजन करते रहिएगा, बार बार सुनिएगा तो आप इसमें एकदम निपुण हो जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राइट, एक सेकंड गाइस। ओके, तो एडवाइजरी कमेटी में हम थे, एक सेकंड। तो एडवाइजरी कमेटी में हमने देखा कि एडवाइजरी कमेटी बना दी जाएगी, क्योंकि अब मुस्लिम लीग तो आ नहीं रहा है, तो कुछ समय इंतजार करने के पश्चात हमें दिखता है जो एडवाइजरी, एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, जो एडवाइजरी कमेटी है वो गठित की जाएगी, एसी मतलब एडवाइजरी कमेटी, ये गठित की जाएगी 24 जनवरी 1947 को, 1947, 24 जनवरी 1947 को
एडवाइजरी कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं, बिल्कुल सही, आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल साहब को इसका अध्यक्ष, चेयरपर्सन, चेयरमैन बना दिया गया, राइट। और यहां पर हम देखेंगे कि जो एडवाइजरी कमेटी है, अब इसी एडवाइजरी कमेटी के, क्योंकि इसको जिम्मेदारी काफी दी गई थी, जैसे मैंने बताया था आपको, राइट्स की जिम्मेदारी थी, अधिकारों की थी, अल्पसंख्यक की थी, इस तरह से मैंने आपको बताया था 4 जिम्मेदारी थी, तो इसीलिए इसकी कुछ सब कमिटीज बनाई गई। तो एडवाइजरी कमेटी की कुछ सब कमिटीज बनाई गई। तो फिलहाल हम देखेंगे माफ कीजिएगा, एडवाइजरी कमेटी की जो सब कमेटी बनी है, सब कमेटी जो बनी है, जो किस पे बनी है, राइट्स पे। राइट्स मतलब यहां पर आपको देखेंगे मौलिक अधिकार आएंगे, और भी अधिकार आएंगे, मौलिक अधिकार के अलावा भी कुछ अधिकार है, वो हमें कहीं ना कहीं सब कमेटी की देन है। तो सब कमेटी बनती है फंडामेंटल राइट्स पे, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स, जो किसके अंतर्गत काम करेगी, एडवाइजरी कमेटी के अंतर्गत। याद रखिएगा, एडवाइजरी कमेटी में 3 सब कमिटीज थी। अभी हम चर्चा करेंगे कौन सी सब कमेटी में, फंडामेंटल राइट्स की। तो जो फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी बनी है, उसके जो चेयरपर्सन बने हैं वो बने हैं आपके जेबी, माफ कीजिएगा, आचार्य आचार्य कृपलानी जी, आचार्य कृपलानी जी इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा, जो एडवाइजरी कमेटी है जो 24 जनवरी 1947 को बनती है, उसके अध्यक्ष बनते हैं हमारे लौह पुरुष पटेल साहब। और वैसे ही जो एडवाइजरी कमेटी है उसके अंतर्गत 3 सब कमिटीज आएंगी। तो 3 में से जो पहली सब कमेटी है, जो फंडामेंटल राइट्स की है, मौलिक अधिकारों की है, उसके अध्यक्ष बनेंगे आचार्य कृपलानी। अब देखिए, यहां पर एक बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपकी सब कमेटी बनी है, जो एक सेकेंड, जो आपकी सब कमेटी बनी है, सब कमेटी रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, जो किसके अंतर्गत काम करेगी, एडवाइजरी कमेटी। तो इस सब कमेटी में जो सदस्य हैं उनके आपने नाम याद रखने हैं, और इन सभी सदस्यों में जो कुल सदस्य हैं, इसमें 12 सदस्य हैं, याद रखिएगा, जिसमें हमें क्या दिखेगा, 10 पुरुष हैं, मेल, और 2 महिलाएं हैं, 2 फीमेल। तो पहले महिलाओं से शुरू करते हैं। तो जो 2 महिलाएं हैं वो हम देख लेते हैं, वो हैं आपकी राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, और हंसा मेहता। तो 2 महिलाएं हो गई हमारी। अब हम पुरुषों को देख लेते हैं। तो पुरुषों में सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे पुरुष, जो 3 पुरुष हैं जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य बने हैं। तो पहले हैं आपके अंबेडकर साहब, आप सभी जानते हैं अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। फिर हैं आपके ए के अय्यर साहब, ए के अय्यर। फिर हैं आपके के एम मुंशी साहब। जैसे आप पता ही है अंबेडकर, फिर जो ए के अय्यर का पूरा नाम है वो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और आपके के एम मुंशी साहब, राइट। फिर हम देखेंगे जो 2 पुरुष हैं, वो मैंने ऐसे याद कर रखे हैं क्योंकि दोनों का नाम एम से शुरू होता है। तो मौलाना आजाद, और दूसरे हैं मीनू मीनू मसानी, ठीक है। फिर हम देखेंगे 2 और कैसे हैं, उनके भी इनिशियल सेम है, वो हैं केटी शाह और के एम पानीकर। केटी शाह का काफी महत्व है हमारे मौलिक अधिकारों में, लेट्स सी। और बाकी 2 अन्य हैं, उनको आपने कैसे याद रखना है, सरदार हरनाम सिंह, और दूसरे हैं इसमें जे दौलतराम। तो इस तरह से आपने देखा होगा, अगर आप इसे टोटल करते हैं तो 2 2 2 6 6 3 9 9 2 11, और एक हमारे जो हमारे इसके अध्यक्ष हैं आचार्य कृपलानी जी, तो टोटल हो गए 12। तो ये 12 के बारे आपने याद रखने हैं। ये किसके सदस्य हैं, ये हमारे जो एडवाइजरी कमेटी की जो एक सब कमेटी बनी है फंडामेंटल राइट्स पे, उसके ये सदस्य हैं। कितने हैं, 12। आइए
अब इसी पे हम चर्चा करेंगे कि ये जो सब कमेटी है इसकी प्रथम बैठक कब होती है। जैसे हम कहते हैं भारत के संविधान की, माफ कीजिएगा, भारत के संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो 9 दिसंबर को होती है। वैसे ही हम देखते हैं कि इसकी बैठक कब हुई है वो हम देखेंगे। लाइक एक सेकेंड। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो है, ओके, जो हमारी सब कमेटी है, सब कमेटी रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, इसकी प्रथम बैठक कब होती है? इसकी जो प्रथम बैठक होती है वो होती है 27 फरवरी 1947। ये बात आपने याद रखनी है, 27 फरवरी 1947। और यहीं से याद रखिएगा जो एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी जो गठित की गई थी उसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1947। तो याद रखिएगा 24 जनवरी को एडवाइजरी कमेटी की प्रथम बैठक, और एडवाइजरी कमेटी की जो सब कमेटी है जो फंडामेंटल राइट्स पे, उसकी प्रथम बैठक कब हुई है? 27 फरवरी 1947। अब इसकी जो प्रथम बैठक होती है तो इसमें जो हमारे, आप सभी जानते हैं, जो हमारे संविधान सभा के जो एक एक कानूनी सलाहकार थे जिनका नाम था बी एन राव, बी एन राव के द्वारा जो ड्राफ्टिंग की गई थी, बी एन राव के द्वारा जो भी ड्राफ्टिंग की गई थी अधिकारों से संबंधित, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है एक लीगल फॉर्मेट में किसी चीज को लिखना, उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो बी एन राव, जैसे कि मैंने बताया, कानूनी सलाहकार हैं ये संविधान सभा के, इनके द्वारा ड्राफ्टिंग की गई थी अधिकारों से संबंधित। तो यही रखी गई इनके समक्ष से मेरा तात्पर्य है जो इस सब कमेटी बनी है फंडामेंटल राइट्स पे, क्योंकि इसमें भी काफी दिग्गज हैं जैसे कि बी आर अम्बेडकर साहब टाइप के लोग बैठे हैं। तो अब इसको, ये जो बी एन राव ने जो ड्राफ्टिंग करी है अधिकारों से संबंधित, उसमें उसको स्क्रूटनाइज करेंगे। स्क्रूटनाइज मतलब होता है कि उसमें काट छाट करेंगे, ठीक है। तो यहां से याद रखेगा जो आपकी फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी है उसकी प्रथम बैठक हुई है 27 फरवरी 1947। और कुल जो इन्होंने मीटिंग अपनाई है, जो टोटल मीटिंग्स इन्होंने करी है अपने काम को पूरा करने के लिए, जो टोटल मीटिंग्स है इनकी वो है टोटल 10, राइट। और अंत में ये अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी रिपोर्ट को फाइनली सबमिट करेंगे। ऑब्वियसली अपनी जो इनकी ऊपर जो इनकी समिति है जिसे हम एडवाइजरी कमेटी है, जिसके अध्यक्ष हैं पटेल साहब, उनको ये सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट। कब करेंगे? 16 अप्रैल 1947 को। और यहीं से याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसको सबमिट की गई है? पटेल साहब को, जो एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष हैं। फिर यही पटेल साहब ये रिपोर्ट में थोड़ा काट छाट करेंगे और 29 अप्रैल 1947 को पटेल साहब इस रिपोर्ट को संविधान सभा जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके समक्ष ये रिपोर्ट रखेंगे, राइट। ये रिपोर्ट रखेंगे। कौन सी रिपोर्ट रखेंगे? जो आगे चल के क्या बन जाएगी। खासकर इसके काफी अधिकार आपको फंडामेंटल राइट्स दिखेंगे और कुछ अन्य अधिकार भी हमें दिखते हैं जो अन्य भागों में रखे गए हैं। फिलहाल ये देखेंगे कि कुछ राइट्स हमें ऐसे दिखने वाले हैं जो बनाए तो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी के द्वारा बनाए गए थे, परंतु उन्हें भाग 3 में नहीं रखा गया जहां पर फंडामेंटल राइट्स को रखा जाता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, किस तरह से कैबिनेट मिशन है उसने ये कहा था कि जो वर्किंग कमेटी है संविधान सभा की वो एक एडवाइजरी कमेटी बनाएगी, और किस तरह से हमें दिख रहा है कि एडवाइजरी कमेटी बनती है और एडवाइजरी कमेटी के अंदर 3 सब कमिटीज बनती हैं। तो उसमें से एक है आपकी फंडामेंटल राइट की सब कमेटी, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो है आचार्य कृपलानी, और इसमें कुल सदस्य हैं 12। अब देखिए स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब ये 3 सब कमिटीज मैंने बता दी थी आपको। अब यहां पर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की सब कमेटी की। देखिए सब कमेटी में 2 महिलाएं हैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये आप देख पा रहे होंगे, राजकुमारी अमृत कौर को देख पा रहे होंगे आप, ये आप देख पा रहे हैं, राइट। सिंग चेंज कर लेते हैं, राइट। ये महात्मा गांधी जी के साथ हैं। तो ये है राजकुमारी अमृत कौर और ये हैं आपके हंसा मेहता। तो ये हमारी 2 महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं संविधान सभा का भाग बनी है, और संविधान सभा में भी जो हमारी सब कमेटी बनी है फंडामेंटल राइट्स में उसका अभिन्न अंग बनती हैं, राइट। आगे देखते हैं। अब एक कोर्स देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कैसे ये सब कमेटी ने कैसे, मतलब जो कुछ फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा है तो वो हम देखेंगे, और इसमें से जो मुख्य है वही हम देखेंगे जो एग्जाम के लिए भी जरूरी है और वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है, राइट। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये सब कमेटी बनी है जो फंडामेंटल राइट्स में
देखने वाली है कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। तो उनके समक्ष जो सबसे पहला प्रश्न आया था वो आया था प्रेडिकेमेंट बिटवीन लिबर्टी एंड गवर्नमेंट, यानी कि प्रेडिकेमेंट मतलब होता है कि किस तरह से एक तालमेल बनाया जाए, तालमेल बनाया जाए किस किस के बीच, एक लिबर्टी और सरकार के बीच। देखिए याद रखिएगा, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है जिसमें 100% आजादी नहीं होती। याद रखिएगा, जिसमें 100% आजादी, फ्रीडम नहीं होती है, नहीं होती है गाइस, नहीं होती है, ठीक है। और ज्यादातर ये जो लिबर्टी होती है जिसमें 100% आजादी नहीं होती है, ये ज्यादातर लोगों को दी जाती है। और राज्यों के लिए, यानी कि कोई स्टेट है, उसके लिए हम सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता का इस्तेमाल करते हैं। सोवरेनिटी में क्या होता है, उसमें 100% आजादी होती है, राइट। तो यहां पर जो लिबर्टी है, लिबर्टी लोगों को दी जाएगी। अब लिबर्टी कितनी दी जाएगी, आजादी कितनी दी जाएगी? क्योंकि अब जितना ज्यादा आजादी को बढ़ाएंगे, हो सकता है उसमें जो समाज है वो समाज सामाजिक ना रहे, उसमें नैतिकता खो जाए, ठीक है। एक मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं कि अगर स्ट्रीट लाइट ना हो तो हर कोई अपनी गाड़ी चौराहे पे अंदर को डालेगा, राइट, क्योंकि सभी को लेट हो रहा है। कोई यहां से आएगा, कोई यहां से आएगा, कोई यहां से आएगा, यहां से आएगा, और आपको पता है सभी को लेट हो रहा है तो यहां पर कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए एक नियम होते हैं, आपको पता है कि ग्रीन लाइट होती है, रेड लाइट होती है, तो आपको रुकना पड़ेगा, जिससे जिसके कारण जो ट्रैफिक होता है वो स्मूथ चलता है, राइट। तो यानी कि नियमों का पालन करना। तो लिबर्टी में क्या होता है कि लिबर्टी में जो फ्रीडम होती है वो नियमबद्ध होती है। तो कितना नियमबद्ध करें कि जो समाज है वो सभ्य समाज रहे और जो सरकार है वो इजीली काम करे। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न उठा था सबसे पहले, राइट। और उसमें कहीं ना कहीं अच्छा काम किया गया। तभी 70 वर्षों के पश्चात भी हमें दिखता है कि आज भारत इतना डाइवर्स होने के बावजूद इतना अच्छी तरह चल रहा है, राइट। तो इसका श्रेय हमारा कहीं ना कहीं खासकर संविधान सभा के साथ साथ जो संविधान सभा का जो अंग है एडवाइजरी कमेटी, और उसका भी जो अंग है फंडामेंटल राइट्स पे जो सब कमेटी है, उस पर जाना चाहिए, राइट। आगे देखते हैं। सबसे पहले ये तय हो गया था, ये तो पहले तय हो गया, क्या हो गया था कि जो भी अधिकार जो हमारी ये सब कमेटी डिसाइड करेगी वो जस्टिसेबल होंगे। जस्टिसेबल मतलब होता है कि बिना जस्टिफाई करे ये आपसे अधिकार नहीं छीने जा सकते। अर्थात जैसे इमेजिन करिए कोई भी फंडामेंटल राइट है, जैसे आर्टिकल 21 आपका फंडामेंटल राइट है जो जीने का अधिकार देता है। तो अगर आपको पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, इमेजिन करिए आपको पुलिस जो है, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, वो आपको उठा के ले गया है और आपने कोई भी गलत काम नहीं किया और पुलिस ने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, यानी कि उनके पास वारंट नहीं है, तो जो व्यक्ति है जिसको उठा के ले गई है पुलिस, उसके सगे संबंधी या उसके जो भी मित्र हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट में है। और अगर पुलिस इसको जस्टिफाई नहीं कर पाई कि उन्होंने उस व्यक्ति को क्यों उठाया है, तो 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 अगर जस्टिफाई नहीं कर पाई तो क्या होगा कि उस व्यक्ति को आजाद करना होगा और कहीं ना कहीं एक पेनल्टी पुलिस जो एक राज्य का हिस्सा है उसको भुगतनी पड़ेगी। तो जस्टिसेबल मतलब होता है कि अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो जस्टिसेबल राइट्स होते हैं वो सरकार पे बाध्यता लाते हैं, सरकार पे बाध्यता मैंडेटरी होते हैं वो सरकार पे उसको मानने के लिए, राइट। वही जो जस्टिसेबल नहीं होते हैं तो सरकार उसमें जस्टिफाई नहीं भी करेगी, उसको लागू नहीं भी करेगी तो चलेगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये तय हुआ कि ये जस्टिसेबल होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर लिखा है कि एक बात उठी थी कि जो, जैसे हम सभी जानते हैं जो धर्म है हमारा, आप जानते हैं भारत एक सेक्युलर पंथ निरपेक्ष देश है जहां पर किसी को भी आजादी है वो धर्म को मान सकता है। और अगर मैं अनुच्छेद 25 की बात करूं जिसमें आपको पता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आधार होता है कॉन्साइंस, यानी कि अंतरात्मा से आवाज आएगी तभी आप उसको धर्म को अपना सकते हैं, अन्यथा किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। तो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से कि आर्टिकल 25 के द्वारा आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, बस फोर्स नहीं होना चाहिए, राइट। परंतु ये जो प्रैक्टिस है, ये रिलीजन कोई भी अपनाया जाए तो इसको कहीं ना कहीं जो हमारी राजकुमारी अमृत कौर थी उन्होंने इसको अपोज किया था। क्यों किया था, मतलब इस नियम के खिलाफ वो आई थी कि इस तरह का नियम नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो अगर सरकार धर्म से संबंधित मुद्दों पे हस्तक्षेप नहीं करेगी तो उससे होगा क्या कि उस समय के समाज में सती प्रथा चल रही थी जो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी हुई थी, जिसको राज्य के द्वारा ही बंद किया गया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा जो प्रयास के बाद हमें दिखता है विडो रीमैरिज एक्ट, क्योंकि विडो रीमैरिज नहीं की जाती थी, जो विधवा होते थे उनको दोबारा से शादी करना अलाउड नहीं था, वो भी धर्म से ही जुड़ी हुई चीज थी। तो ये कहा गया कि अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा धर्म में तो कहीं ना कहीं विडो रीमैरिज एक्ट क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा।
इसी तरह से हमें दिखता है कि बहुत सारी ऐसी जो धार्मिक बातें हैं वो कहीं ना कहीं अगर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा तो वो गलत हो जाएंगी। तो इसीलिए जो हमारी राजकुमारी अमृत कौर हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। इसी कारण हमें दिखता है जब आप अपने संविधान को पढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि जो हमारा आर्टिकल 25 है जिसमें ये कहा गया है कि जो 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 व्यक्ति विशेष है उसको आजादी है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, परंतु वहां पर आपको दिखेगा कि हमें क्लॉज दिखता है कि राज्य अगर कोई अराजकता आएगी तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसीलिए हमें दिखता है कि आज अगर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब उनको पूरी तरह से आजादी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हमें अपवाद एक्सेप्शन दिखता है, यानी कि राज्य उसमें इंटरफेयर कर सकता है। जैसे आपको एक एग्जांपल और मैं देता हूं कि दक्षिण में एक देवदासी प्रथा चलता था। देवदासी जो है एक वैश्यवृत्ति प्रोस्टिट्यूशन की तरफ आ गया था देवदासी। तो राजकुमारी अमृत कौर ने यह बोला था कि अगर राज्य ने हस्तक्षेप हटा दिया तो कहीं ना कहीं जो देवदासी प्रथा है वो और फैलेगी, जो कि एक समाज के लिए सही बात नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए कि बात करें अगर हम आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 में जब ये चर्चा आई थी कि आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में कहीं ना कहीं ब्रिटेन का काफी वर्चस्व है। ब्रिटेन से ही हमने काफी जो नियम है उनको अपनाया है, क्योंकि ब्रिटेन ने हम पे शासन किया था तो ऑलरेडी भारत वाकिफ था ब्रिटेन के लोकतांत्रिक तंत्र से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। तो इसीलिए हुआ क्या कि जब बात आई थी एविडाइसी का, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट, यानी कि कानून के समक्ष हर कोई समान होगा, तो यहां पर हमें दिखता है जो हमारे अय्यर साहब हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब हैं, इन्होंने इसमें कहीं ना कहीं इस आर्टिकल 14 में जब ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो डॉक्ट्रिन डाला गया, यानी कि कानून के समक्ष हर कोई समान है, इससे ये खुश नहीं थे। इन्होंने कहा इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखिए भारत ऐसा देश है जहां पर डाइवर्सिटीज बहुत है, जो धर्म के नाम पे अलग अलग है, जाति के नाम पे अलग अलग हैं, और जाति के नाम पे तो काफी भेदभाव होता है। जैसे दलित वर्ग है उसको तो इक्वली कभी ट्रीट ही नहीं किया गया, यानी कि जो बहुत दबे हुए हैं तो उनको अगर आगे बढ़ाने के लिए असमानता की जाएगी तो ये अगर हम ये प्रावधान डाल देंगे आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो आरक्षण जैसे जो मुद्दे हैं उनको तो दिया ही नहीं जा पाएगा। जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, जो दलित वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, तो वो तो दिया ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए अय्यर साहब की वजह से हमें दिखता है कि आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ साथ, इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ साथ हमें एक और डॉक्ट्रिन दिखता है जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ लक्ष्मीकांत में लिखा है कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटेन से हमने लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो हमने कहां से लिया है, यूएसए से। तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है इसका श्रेय हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी को जानता है, जिसके कारण आज भी आपको दिखता है कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है। जो कमजोर है उसको कहीं ना कहीं मौका मिलता है कि वो अपनी सीट जो है वो सुरक्षित रख पाए। सामाजिक और आर्थिक आधार पे आप सभी जानते हैं कि भारत की स्थिति ऐसी है कि अगर मैं इनको 3 आधार पे देखूं, राजनीतिक, तो राजनीतिक में तो सभी बराबर हैं, सबका वोट का वैल्यू एक ही है, परंतु समस्या है सामाजिक और आर्थिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर आज भी आप जानते हैं कि भारत के समाज में ऊंच नीच चलता है, और आर्थिक आधार पे आप सभी जानते हैं समाज बटा हुआ है अमीर गरीब में। राइट, तो इसीलिए जो आपका आर्टिकल 14 है जहां पर आपको दिखता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसका श्रेय कहीं ना कहीं ए के अय्यर जी को जाता है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी को। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स लेबर। अब आप सभी जानते हैं, अगर मैं आर्टिकल, एक सेकेंड, आर्टिकल 23 देखूं, आर्टिकल 23, तो वहां पर मुझे दो चीजें दिखती हैं, एक आपको फोर्स लेबर दिखता है और एक कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, फोर्स लेबर दिखता है और कहीं ना कहीं आपको क्या दिखता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ज्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन था वो प्रोस्टिट्यूशन से ही था, क्योंकि मैंने बताया आपको कि धर्म के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन बहुत चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा, ठीक है, दक्षिण भारत में तो काफी चरम में था देवदासी प्रथा। तो यहां पर महिलाओं का देह व्यापार होता था और इसमें बेचा जाता था महिलाओं को। तो इसीलिए आर्टिकल 23 ने सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिक में काम किया। और फोर्स लेबर, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं यूनाइटेड प्रोविंस की बात करूं, जैसे आज के समय में आप उत्तर प्रदेश जानते हैं, तो यूनाइटेड प्रोविंस में बेगर प्रथा, बेगर प्रथा में क्या होता था कि मजदूर होते थे, उनको उनसे काम लिया जाता था, परंतु उनको कोई भी बदले में कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था, फोर्स लेबर था।
तो यहां पर हमें दिखता है कि फोर्स लेबर के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, मोतीलाल नेहरू की 1928 में, आप सभी जानते हैं नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसी में फोर्स लेबर को मना किया था। और आप सभी जानते हैं जब भारत का संविधान बन रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को भी सामने रखा गया था, नेहरू रिपोर्ट को भी सामने रखा गया था। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि फोर्स लेबर तो नेहरू रिपोर्ट में ही मना थी। तो इसीलिए फोर्स लेबर को तो हमने लेना ही नहीं था, इसे आर्टिकल 23 में से डाला। पर यहां पर एक प्रश्न आया कि फोर्स लेबर में जैसे कि जैसे अगर बात हो जाए हमारे देश की सुरक्षा की, देश की अखंडता पे, और कहीं ना कहीं अगर बात हो भारत की सीमा की सुरक्षा की, यानी कि भारत की सोवरेनिटी की, संप्रभुता की, तो वहां पर लोगों को फोर्स लेवल के लिए बुलाया जा सकता था। क्योंकि ये प्रश्न उठा कि अगर आर्मी में जो आर्मी के लोग हैं उनकी अगर संख्या कम पड़ गई और कोई आक्रमण हो गया, क्योंकि अभी अभी देश जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर आया था, तो ये चिंता थी कहीं दोबारा से आक्रमण ना हो जाए, तो उस स्थिति के लिए क्या किया जाए। तो स्टेट क्या कर सकता था, फोर्स लेवल लगा सकता था, ये एक विकल्प था। स्टेट क्या है, अगर संप्रभुता पे हमला है, सोवरेनिटी पे अटैक है, तो वहां पर लोगों को बुलाया जा सकता है, फोर्स लेवल किया जा सकता है, फोर्स लेवल। तो ये एक पॉइंट उठाया गया, परंतु इस पॉइंट के अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं हमारी दोनों महिलाएं। आप समझ रहे होंगे वो महिलाएं हैं राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता। उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए। पर वहीं पर मैं बात करूं अगर केटी शाह की, जैसे कि आप देख लोगे, ये देखिए ये है केटी शाह जी, अगर इनकी बात करें, इन्होंने कहा नहीं। अगर बात हो कॉन्स्क्रिप्शन की, कॉन्स्क्रिप्शन मतलब होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भर्ती की बात होती है, आर्मी की भर्ती होती है ना, जब कभी भर्ती की बात होती है, तो केटी शाह ने कहा कि जो कॉन्स्क्रिप्शन है वहां पर हम फोर्स लेवल अपना सकते हैं जब बात होगी सोशल सर्विस की, सोशल सर्विसेज की, यानी कि जब भी समाज से संबंधित कोई सेवाएं हैं तो वहां पर लोगों को फोर्सफुली लेबर कराया जा सकता है। इसीलिए याद रखिएगा, आज भी आप जानते हैं जब आप अपना आर्टिकल 23 पढ़ते हैं तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि अगर स्टेट चाहे तो वो फोर्स लेबर अपना सकता है जब किसी भी तरह का वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, तो फोर्स लेबर कर सकता है। परंतु ये बात का ध्यान रखेगा राज्य की किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि पहले वो अल्पसंख्यकों को बुलाएगा, पहले उनको आगे करेगा, ऐसा नहीं करेगा राज्य। यानी कि फोर्स लेबर कर सकता है परंतु किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। तो इसका श्रेय हमें जाता है, इसका श्रेय जाता है केटी शाह जी को। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी दोनों महिलाएं जो हैं उन्होंने तो मना कर दिया था, परंतु फोर्स लेबर में अगर बात हो सोशल सर्विसेज की तो राज्य इसका उपयोग कर सकता है और इसका श्रेय जाता है केटी शाह जी को, राइट। वैसे हम देखेंगे जो फोर्स लेबर है वहां पर अंबेडकर और मुंशी और जो अय्यर साहब है वो नहीं चाहते थे कि हम ऐसा कुछ फोर्स लेबर के बारे में साफ साफ तौर पे संविधान में लिखे कि किसी भी तरह का फोर्स लेबर अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये लिखना गलत हो जाता तो कभी भी राज्य को दिक्कत होती तो वहां पर वो किसी से फोर्स लेबर नहीं करा सकता। और याद रखिएगा जब राज्य और लोगों की बात हो तो राज्य को प्राथमिकता दी जाती है, राइट। तो इसीलिए अंबेडकर, मुंशी और जो अय्यर साहब हैं इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्होंने कोई क्लॉज नहीं डाला, राइट। आगे देखते हैं, तो फोर्स लेबर में देखते हैं कि इसीलिए आज हमें दिखता है जब आप आर्टिकल 23 पढ़ते हैं तो उसमें जो आपको क्लॉज 2 दिखता है, अगर आप आर्टिकल 23 के क्लॉज 2 में देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि राज्य चाहेगा तो फोर्स लेबर अपना सकता है, राइट। तो इसका श्रेय किसको जाएगा, केटी शाह जी को भी जाएगा, और कहीं ना कहीं हम अंबेडकर, अय्यर और मुंशी साहब को भी इसका श्रेय देंगे, क्योंकि उन्होंने भी संविधान की जब वो ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो ये पॉइंट डालते समय उन्होंने थोड़ा सा वक्त लिया, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सफरेज की, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, देखिए, क्योंकि यूनिवर्सल सफरेज हमारे भाग 3 का हिस्सा नहीं है, फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये भाग 15 में है, राइट। और जो आर्टिकल 3 to 6 में दिखता है, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि जब वोट देने की बात हो तो उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, राइट। असल में इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक एज निर्धारित की जाती है। जैसे वर्तमान में आप सभी जानते हैं भारत की जो 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 जो, जो एक उम्र है, पहले वो 21 हुआ करती थी, अब 21 से जो 61वां संशोधन किया गया, 61st अमेंडमेंट, उसके द्वारा 18 वर्ष हो गई है। तो वर्तमान में आप सभी जानते हैं अगर आप 18 वर्ष के हैं, चाहे आप पुरुष हैं, महिला हैं, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, चाहे आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप 18 साल के होने चाहिए, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं वोट देने का अधिकार है। परंतु ये जो था, ये जो बात थी, ये उठी थी आपके फंडामेंटल राइट्स वाले सब कमेटी में, और इसको कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट बनाने की बात की जा रही थी, जिसे स्वीकारा नहीं गया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट बनाना इसको गलत हो जाता, क्योंकि फंडामेंटल राइट जब भी बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक हमारी जो माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट्स हैं उन पे अननेसेसरी बर्डन डालता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज फंडामेंटल राइट्स होती है, आर्टिकल 32 के द्वारा आप सीधे कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट।
और सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं ये लास्ट अपीलिंग अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोई अपील नहीं कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट पे वही केस आने चाहिए जो बहुत अर्जेंट है। इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता है कि हर अधिकार को मौलिक अधिकार ना बनाया जाए, अननेसेसरी प्रेशर बनता है हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय पे। तो इसलिए याद रखेंगे जो यूनिवर्सल सफरेज है ये कॉन्सेप्ट आया था हमारी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सब कमेटी पे, पर इसको कहीं ना कहीं भाग 3 में ना डालकर भाग 15 में डाला है, और अगर भाग 15 में डाला है तो ऑब्वियसली ये जस्टिसेबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि जस्टिसेबल होने के लिए आपको कहां आना पड़ेगा, भाग 3 में। इसलिए मौलिक अधिकारों को कहां डाला, भाग 3 में, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बात करेंगे हम, जैसे हम सभी जानते हैं वर्तमान में अनुच्छेद 32 बोलूं और अनुच्छेद 226 बोलूं, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 32 के द्वारा जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, और यहां पर हम देखेंगे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं वो रिट इशू करता है। तो इसकी शुरुआत भी हमें दिखता है कि जो सब कमेटी है फंडामेंटल राइट्स की, वहीं से हमें दिखता है कि वहां से शुरुआत हुई थी कि प्रेरोगेटिव रिट्स लाने चाहिए। और बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज होते हैं ये प्रेरोगेटिव रिट्स क्या होता है। देखिए असल में रिट्स का असल नाम है प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता था। ऐसे क्यों? प्रेरोगेटिव मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स। बट इट मीन्स कि ब्रिटेन में केवल राजा के पास, केवल मोनार्क के पास ही अधिकार होते थे रिट्स इशू करने के, ठीक है। तो ये प्रेरोगेटिव रिट्स को जब पढ़ा गया तो इसको उठाया गया, तो तब इसे प्रेरोगेटिव रिट्स ही कहा गया, और इसका सपोर्ट किया गया था मुंशी के द्वारा, के मुंशी, अंबेडकर के द्वारा और अय्यर के द्वारा। और जैसे कि आप जानते हैं तीनों ही कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य हैं, तो तीनों ही इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो रिट्स हैं, बी आर अम्बेडकर ने तो इसे सोल तक दर्जा दिया, आत्मा बोला है, ठीक है। क्योंकि रिट्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये एक न्यायपालिका की शक्ति होती है जिसके द्वारा न्यायपालिका क्या करती है, जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है उसको कहीं ना कहीं काबू में करती है। लोगों का जो अधिकार छीना जाता है उसको रिट्स के माध्यम से वापस किया जाता है। तो यहाँ पर मुंशी साहब देखेंगे, मुंशी साहब क्या करते हैं, इसमें 2 क्लॉज ऐड करते हैं इस रिट्स, प्रेरोगेटिव रिट्स को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहला वो जो क्लॉज जोड़ते हैं वो कहते हैं कि ये जो रिट्स दिए जाएंगे ये सभी सिटीजन को दिए जाएंगे, सभी सिटीजन्स को, सारे सिटीजन इसके लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जो दूसरी बात है वो ये है कि वो रिट्स के बारे में बताते हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस होना चाहिए, मेंडामस होना चाहिए, प्रोहिबिशन होना चाहिए, सर्शियोरारी होना चाहिए, ठीक है। ये 4 तरह के रिट्स की बात करते हैं कि भारत में होने चाहिए। कोवरेंटो की बात नहीं करते हैं ये, यानी कि मुंशी साहब जो हैं वो 4 तरह के हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी की बात करते हैं। हालांकि आज वर्तमान में हमारे पास 5 रिट्स हैं, जो उनमें से एक है कोवरेंटो, राइट। तो मुंशी जो है ऐड करते हैं 2 क्लॉजेस को, ठीक है। और हमें दिखता है कि ये फिर अंत में हमें दिखता है 29 मार्च 1947 को ये निर्धारित हो जाता है कि कहीं ना कहीं रिट्स को जोड़ा जाएगा, और रिट्स को कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार भी बनाया जाएगा और मौलिक अधिकार नहीं भी बनाया जाएगा। बट आई मीन टू से जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा वो अनुच्छेद 32 के द्वारा करेगा। और आप सभी जानते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार का जो सीमा है वो है 14 से लेकर 32, जो भाग 3 में आता है। क्योंकि भाग 3 की बात अगर मैं बोलूं, भाग 3 12 से लेकर 35 तक चलता है, पर असल में आपके मौलिक अधिकार 14 से 32 दिए हैं। तो याद रखिएगा 32 भी एक मौलिक अधिकार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो खुद एक मौलिक अधिकार है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है, गारंटर, ठीक है। क्योंकि उसका रिट इशू करने का जो अनुच्छेद है 32 वो खुद एक क्या है, फंडामेंटल राइट। और वहीं पर हाईकोर्ट्स की बात बोलूं तो हाईकोर्ट जो रिट्स इशू करते हैं वो अंडर आर्टिकल 2 to 6 करते हैं, जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट। इसीलिए हम हाईकोर्ट्स को गारंटर नहीं बोलते हैं, राइट। हालांकि ये बात जो हमारे अय्यर साहब हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उनके द्वारा ये प्रकट हो गया था कि जो रिट्स हैं वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को दिए जाएंगे, जो आज भी हमें आजादी के इतने 70 वर्ष से ज्यादा हो गए, आज भी हमें 2 ही संस्थानों के बाद ये दिखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के लिए ऑलरेडी सरदर्दी होता है, तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये रिट्स किसी और संस्थान को भी दिए जाए, क्योंकि असल में जो शक्ति है रिट्स को किसी और संस्थान तक पहुंचाने की वो केवल पार्लियामेंट की है। केवल पार्लियामेंट यानी कि राज्यों की विधानसभा किसी भी संस्थान को रिट्स की शक्ति नहीं दे सकता, केवल संसद दे सकती है। पर मैंने बताया आपको कि संसद जो है वो खुद ही परेशान है इससे, ठीक है। तो वो कभी भी, क्योंकि संसद का एक मेजोरिटी भाग होता है सरकार, और सरकार जो है कभी नहीं चाहती है कि न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली बने, राइट।
तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा। इस तरह से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है और आप जानते हैं काफ़ी हाई लेवल है और ये आपकी मेंस राइटिंग में बहुत काम आएगा और आपके जीके में भी काम आएगा, राइट? और मोस्टली हर सैटरडे को, क्योंकि टाइम होता है सैटरडे को, तो इस तरह के ही वीडियोज़ मैं आपके समक्ष लाऊँगा जिसमें आपको करंट मिलेगा और करंट के साथ उसका जो बैकग्राउंड है वो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूँ, पर एंड करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जो कोचिंग की फीस नहीं दे पाते हैं, राइट? और अगर कोई है तो आप मुझे, अगर मेरे चैनल पे आप जब लॉगिन करते हैं तो उसमें नंबर है, तो आप उस नंबर में मुझे संपर्क कर सकते हैं, राइट? तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।